यूपी सरकार की नई पहल समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का सीएम ने किया उद्घाटन। जनता अब सरकार को दे सकेगी सुझाव। बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत राज्य कार्यशाला बैठक का हुआ समापन। आगे की रणनीति कदमों पर हुई चर्चा। रामचरितमानस पर टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज। जनमानस की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर जारी। ग्रेटर नोएडा में मूसलाधार बारिश से लगा भीषण जाम। अंडरपास तालाब में तब्दील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल देखने को मिली है। अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का उद्घाटन हुआ है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल से जनता सरकार को सीधे तौर पर अब सुझाव साझा कर पाएगी। क्यूआर कोड के जरिए सीधे सरकार जो है जनता से जुड़ने का काम अब करेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार की नई और बड़ी पहल इसे कहा जाए, क्योंकि समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया। जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक मंच से ये बात दोहराते नजर आते हैं कि जनता के लिए कार्य करना सर्वोपरि है। ऐसे में जनता के सुझाव जो है सीधे तौर पर अब सरकार तक पहुंच पाएंगे। जनता अब सीधे तौर पर सरकार को सुझाव दे पाएगी। क्यूआर के जरिए जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का काम अब सरकार की ओर से किया जाएगा। और सरकार और जनता के बीच में जब बेहतरीन समन्वय हो तो बेहतरीन विकास भी देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और समस्त प्रदेशवासी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखते हैं, उसे भी साकार करने में एक बड़ी भूमिका समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल जो है निभाता हुआ नजर आएगा। जहां पर जनता के सुझाव हो, जनता को हो रही परेशानियां हो, ये सभी पहलू अब समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के जरिए सीधे तौर पर सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। और इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उसी के साथ ब्रजेश पाठक इस यहाँ पर मौजूद हैं। और अभिमुखीकरण कार्यशाला का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल जो है इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र है, क्योंकि इसके जरिए जो है सीधे तौर पर जनता के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, या कहें कि जो सीधे तौर पर जनता के सुझाव हैं वो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। और ये पोर्टल एक पुल बनने का काम करेगा, जिससे सीधे तौर पर सुझाव जो है जनता से लेकर सरकार तक प्रवाहित होंगे। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है, जहां अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल, दोनों डिप्टी सीएम भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन भी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आदि के एक दशक बाद, लेकिन ये घटते घटते आज 2016-17 तक हम कहां पहुंचे? देश की 8वीं अर्थव्यवस्था और नेशनल जीडीपी में यूपी का योगदान 8%। आज पिछले 8 वर्ष में, 8.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए थे, यानी ये 8%, 14 से हमारा 8 पे आना, 14% से 8% पे आना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था से 8वीं अर्थव्यवस्था बनना, इसने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे,
उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं। आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में, और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। वो उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। मैं प्रातःकालीन सत्र में पूर्वाह्न में आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में मैंने देखा कि वहां पे 1000 से अधिक देश के टेक्नोक्रेट और जीवन के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग एकत्र थे, और इंडस्ट्री के लीडर्स भी वहां 300 से ज्यादा एकत्र हुए थे, जिन्होंने 3 मुद्दों को विषय बनाया है। अगले 2-3 दिनों तक वे लोग उस पर मंथन करेंगे, और उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और सस्टेबिलिटी को लेकर के। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर पोर्टल का उद्घाटन उनके हाथों किया गया, और इसी के साथ साथ वो बता रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य से एक प्रगतिशील राज्य बनकर उभरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित राज्य कार्यशाला बैठक के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। कार्यशाला में बीजेपी के सेवा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीतिक कदमों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं को जनता के सेवा कार्यों और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया है सभी को। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर में उद्योग एकेडमिक संवाद कार्यक्रम संवाद को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उद्योग, शिक्षा जगत और समाज के बीच सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समय की मांग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी दुनिया को एक समाज के रूप में देखना चाहिए। सीएम योगी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 17वीं शताब्दी में भारत अग्रणी शक्ति था और उस समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 25% तक था। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने व्यापक बदलाव देखा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था।
ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहाँ पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहाँ पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान दे करके उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर ये सब, अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है। यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी यह खबर है। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी मामले से जुड़ी प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी एक अहम याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये याचिका वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए दलीलें पेश की। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद कहा कि फैसला
जल्द सुनाया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की है कि आखिर कब ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर अहम निर्णय आ सकता है। तो फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और समय अवधि हालांकि नहीं बताई गई है, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कुछ दिनों में ये फैसला सुनाया जाएगा। वाराणसी की अदालत के आदेश पर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय अधिवक्ता की शिकायत पर कैंट पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। ये मामला जनवरी 2023 का है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टीवी इंटरव्यू में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और व्यापक स्तर पर इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला। जो अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पाठ पर गलत टिप्पणी किया और उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी अपनी प्रसन्नता के लिए यह लिखे हैं, इसको कोई करोड़ों करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। और इस इंटरव्यू को जब आपके मीडिया बंधुओं के चैनलों के माध्यम से मैंने देखा, तो चूंकि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि जिस ग्रंथ को बता रहे हैं कि कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता, उस ग्रंथ को रामचरितमानस पाठ हम लोग कराते हैं, अखंड रामायण के रूप में हम लोग 24 घंटे का पाठ कराते हैं। और प्रभु श्री राम जी जो हम लोगों के आराध्य हैं, उनके जीवन वर्णन और के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो उस धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह की का जो उनका गलत टिप्पणी है, उससे मैं आहत हुआ और आहत होने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं न्यायालय के शरण में गया। चूंकि मैं अधिवक्ता हूं तो अधिवक्ता साथियों के साथ मैं न्यायालय में गया और न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय में जाकर मैंने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, मगर बाद में वो खारिज हो गई। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। अजय राय से जुड़ी है बड़ी खबर। अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई अब रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने संपूर्ण कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के आदेश दिया गया है और ऐसे में अजय राय को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है और संपूर्ण कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस समीर जैन की बेंच जो है इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी, माफ कीजिएगा। अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब राहत मिल गई है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी खबर आपको बता दें। भारी बारिश का कहर इस समय दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद भीषण जाम वहां पर लगा हुआ है। शारदा मेट्रो के पास जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश से अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए हैं। राहगीरों को भारी परेशानी यहां पर हो रही है और घंटों लंबा जाम जो है बारिश के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से फिलहाल पूर्वानुमान यही है कि आने वाले दिनों में बारिश जो है इसी तरह जारी रहेगी, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तस्वीरें भी देखिए जहां पर लंबे जाम से जूझते हुए लोग फिलहाल नजर आ रहे हैं और कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बुरी तरह यहाँ पर जो है हालात बने हुए हैं जाम को लेकर। कई अंडरपास में पानी भर गया है, तालाब में ये अंडरपास तब्दील हो गए हैं। ऐसे में लोगों का जीवन जो है इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है और भारी जाम से जूझते हुए लोग फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो बारिश के चलते जो कहर बरपा है उससे लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में वो लोग जो कि रोज काम पर जाते हैं उनके लिए मुश्किलें जो है दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि घंटों लंबे जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ रहा है और कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है। खबर गाजियाबाद के लोनी की है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ये वही क्षेत्र है जो यमुना की चपेट में सबसे पहले आया। प्रशासन ने हालात को गंभीर देखते हुए लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत जारी की है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरने लगा है, जिससे ग्रामीण
जो उनकी फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले ही अपने घरों को खाली कर ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फसलों को जो नुकसान हुआ है उससे किसानों के चेहरे जो हैं मायूस होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। समस्या ये हमारी सारी फसल डूब रही है जी। और जो बांध सब पर है गांव है वे भी खतरे में चल रहे हैं, जो बांध की व्यवस्था सही नहीं हुई तो है जी। 12-14 गांव है हमारे जी। जल स्तर बढ़ने से बहुत समस्या हो रही है। इस टाइम खतरे से 2-3 फुट पानी ऊपर चल रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। और जो भी हमारे गाँव में आप देख रहे होगे पीछे भी, जो भी गाँव के ने खेती कर रखी तो वो तो सारी नष्ट हो चुकी है कल ही, और अब ज्यादा ही हो रही है। और रात में भी पूछता थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लीकेज कर रहा था, वो भी कराया था रात में। और पानी ज्यादा ही आने की संभावना है अभी भी, और जैसे ही हालात चलते रहे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। पानी बहुत स्पीड से चढ़ रहा है, अभी भी देख लो आप, चल रहा है। ठीक है जी। गांव बहुत घबरा रहा है, गांव की बहुत बुरी स्थिति, फसल खराब हो चुकी है। हाँ, बहुत नष्ट होगी फसल। नीचे जो लोग थे वो सब प्रशासन ने निकाल निकाल के ऊपर बांध पे ले आए हैं। प्रशासन मदद कर रहा है वैसे काफी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।